हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एमटीएस परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17वां है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके बुद्ध, धर्म और संघ। यानी ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध, धर्म और संघ। ये आपके 3 त्रिरत्नों में गिनती होती है बौद्ध धर्म के, जबकि जो मध्यम मार्ग है ये आपका त्रिरत्न में गिनती इसकी नहीं होती है। अब आगे देखिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादातर फैक्ट आपके जो पिछले प्रैक्टिस सेट हुए उनमें बता चुका हूँ। बाकी कुछ फैक्ट आपके रह गए थे, तो वो भी नोट कर लीजिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हैं बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। तो 4 बौद्ध धर्म की संगीति हुई है, चारों को नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कहाँ पर हुई है और किसके समय हुई है, ये चार दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कहाँ पर हुई है और यहाँ उसमें राजा कौन था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपकी राजगीर में। ठीक है, किसके समय हुई थी? तो ये आपकी अजात शत्रु के समय हुई थी। ठीक है, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली। ठीक है, और ये किसके समय हुई थी? तो ये हुई थी आपकी काला शोक, काला शोक। तीसरी पाटलिपुत्र, ये किसके समय हुई थी? तो ये हुई थी आपकी अशोक के समय। और चौथी आपकी इम्पोर्टेंट है, वो हुई थी आपकी कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और ये किसके समय हुई थी? ये आपकी कनिष्क के समय हुई थी। ठीक है, इनके राजा और इनके स्थान आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण निम्नलिखित कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो देखिए 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन को शुरू करने के बाद जो भीड़ थी उन्होंने क्या किया था कि पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद उसमें लगभग 21 पुलिस वाले ख़त्म हो गए थे। तो वो घटना कब हुई थी? तो वो घटना हुई थी आपकी 4 से 5 फरवरी 1922 को। और यही घटना क्या कहलाती है? यही घटना आपकी चौरी चौरा कांड कहलाती है। तो इस घटना के बाद ही क्या हो गया था, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था वो आपका बंद कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो वो आपका असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है, जो कि आपका 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन 1907 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो नाम था वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रखा गया था। आपसे पूछा कि आंध्र के इलाके में क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? तो सभी को पता है मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो हॉकी से। और आपको पता ही है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका मेरठ में है। मेरठ यानी कि यूपी में है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मेजर ध्यानचंद है इन्हें कभी भी अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। इनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जब बात करें महाद्वीप की तो संसार में कितने महाद्वीप हैं वर्तमान में? तो 7 महाद्वीप है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी नंबर 1 पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है आपका एशिया। और 7वें नंबर पर कौन है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए 8वें महाद्वीप की खोज भी हो चुकी है, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी कितने हैं? तब आप 7 ही हैं। और 7वें नंबर पर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? तो एशिया हो गया। ठीक है, और सबसे जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर कौन है? जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आपका एशिया ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी इसी महाद्वीप की है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बात करें कर्क रेखा की, तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। लगभग लगभग
ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आपको इनके नाम लिखने हैं तो वो भी लिख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पश्चिम से। सबसे पहला नाम आएगा गुजरात का, ठीक है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका आएगा पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। कितने हो गए आपके? ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7। एक और आ गया छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है। ये आपके 8 राज्य हैं जो कि आपके पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से लगे हुए हैं, और ये 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। बात करें कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? बात करें गिर नेशनल पार्क की तो फेमस किस लिए है? ये आपका एशियाई शेर के लिए फेमस है। एशियाई शेर, जिसको बब्बर शेर कहते हैं, उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और ये नेशनल पार्क है कहाँ पर? तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में एक नेशनल पार्क और भी है, मतलब एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कच्छ अभ्यारण्य, ठीक है। जो किसके लिए फेमस है? तो जंगली गधे के लिए। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो वहाँ पे कच्छ के रन में पाए जाते हैं, कच्छ के रन में, ठीक है। जंगली गधा पाए जाते हैं एकमात्र भारत में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कच्छ के रन में या फिर जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रन जो कि कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो सभी को पता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। मैंने किसी वीडियो में आपको बता दिया था कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह लगे थे, 18 दिन वहाँ पे शायद रह गया था, ठीक है। तो वहाँ नोट कर लीजिए, सही कर लेना उसको, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। कुल मिला के 3 वर्ष में आपको 12 दिन कम लगे थे। आपसे पूछा गया कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो वो हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। और संविधान लागू कब से हुआ था? तो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। जबकि 26 नवंबर 1949 से कुछ प्रावधान इसके लागू हो चुके थे, लेकिन जब बात पूरी तरह की होगी तो 26 जनवरी 1950 से आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 26 नवंबर 1949, जो कि आपसे पूछा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बात बोली थी कि जो संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, वो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर जो 14 है, प्रैक्टिस सेट 14 में मैंने आपको 2 वर्ष 11 माह लिख दिया है, जो कि आप सही कर लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, यानी कि बोलने की और अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी है हमें, वो संविधान के कौन सा अनुच्छेद देता है? तो हमें मिलता है संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत, ठीक है। 19(1) का ए, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें क्या मिलता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी जो मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 19(1) ए के तहत, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका ये है आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका 19 से लेके 22 तक है। तो 19 जो आर्टिकल है उसका 19(1) ए में क्या है? आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी एनएनपी। एनएनपी कैसे निकाला जाता है? तो जब हम जीएनपी में से मूल्यह्रास को हटा देते हैं तो हमारा एनएनपी बचता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम मूल्यह्रास को हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें एनएनपी मिल जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूले टाइप का हो गया, ध्यान रखिएगा। सीएसओ का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सीएसओ की फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राष्ट्रीय आय की गणना करना, राष्ट्रीय आय की गणना करना का काम क्या है? सीएसओ का राष्ट्रीय आय की गणना करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह झुकता है।
ठीक है, मान लीजिए आपका ये कोई मोड़ है इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए इधर से कोई साइकिल सवार आ रहा है, तो जब साइकिल चला रहा होगा तो वो किधर को झुकेगा, अंदर की तरफ झुकेगा या फिर बाहर की तरफ झुकेगा। तो आपने देखा होगा, तो जब साइकिल सवार जब साइकिल चला रहा होगा, जब ये मोड़ पे आएगा तो किधर झुकेगा, तो ये आपका अंदर की ओर झुकेगा, ठीक है। यदि बाहर की तरफ झुकेगा तो साइकिल क्या होगी, गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब इधर से आ रहा है तो उसका जो मोमेंटम है वो बाहर की तरफ होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए साइकिल सवार को अंदर की तरफ झुकना पड़ता है। तो जो मोड़ होता है इसी वजह से बाहर की तरफ ऊंचा उठा हुआ होता है और अंदर की तरफ थोड़ा नीचे होता है। तो यही वजह है उसको बैलेंस करने के लिए जो सड़क होती है उसको अंदर की तरफ झुका हुआ बनाया जाता है और बाहर की तरफ उठा हुआ आता है, जिससे कि गाड़ी का बैलेंस मोड़ पे बना रहे। और साइकिल क्या होती है, साइकिल तो पतली होती है, पतले टायर होते हैं उसके, तो इसकी वजह से साइकिल सवार खुद को बाईं तरफ यानी कि अंदर की तरफ झुका लेता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बन जाता है। किधर को झुकाएगा वो, अंदर की ओर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने वाले कारक, यानी इनको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। काम क्या होता है इनका, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। राइबोसोम का एक नाम दूसरा और भी है, उसका नाम है पैलेट कण, पैलेट कण भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको पैलेट कण, क्योंकि राइबोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसकी वजह से इसका नाम राइबोसोम का नाम पैलेट कण भी रखा गया था, ठीक है। तो कोशिका में राइबोसोम का काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि निर्माण करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सरल लोलक की गति का एक उदाहरण है। सरल लोलक की गति क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ लोलक लटका होता है इस तरह से, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा, मतलब एक तरह क्या कर रहा है, आवृत्ति कर रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट, रिपीट को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार की आवर्त गति है। मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में सांस लेने में सहायता करता है। सभी को पता है कौन सा होता है, गिल्स यानी गलफड़े होते हैं, जो कि उन्हें सांस लेने में सहायता करते हैं। जबकि मनुष्य के शरीर के अंदर कौन होते हैं सांस लेने के लिए, तो वो होते हैं आपके फेफड़े, ठीक है। लेकिन मछलियों में क्या होते हैं, गिल्स, इनको गलफड़े भी कहा जाता है, गलफड़े भी इनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है, जो उत्पन्न करता है। देखिए, जब जो तेल होता है या फिर ईंधन कह सकते हो, जब ईंधन इंजन के अंदर पूरी तरह से नहीं चलता है तो कौन सी गैस बनती है, तो वहाँ बनती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही गैस कब बनती है, जब हम अपूर्ण जले हुए कोयले का दहन करते हैं। जब हम कोयले का दहन करते हैं यानी कोयले को जलाते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, तब भी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलती है। और ये गैस क्या करती है, ये हमारे रक्त में जाके हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और उसके साथ ही हमारे शरीर में पहुंच जाती है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक गैस है, इसको मीठी मौत भी कहा जाता है। इसलिए कभी भी बंद कमरे में ये कोयला वगैरह नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, जो हमारे अंदर जाके हमारी मौत भी कर सकती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। तो बात करें पुष्कर मेला की, तो ये भारत के राजस्थान में जो पुष्कर जगह है वहीं पे आपका ये मेला लगता है। और ये पुष्कर मेला क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पुष्कर में एकमात्र ऐसा मंदिर है ब्रह्मा जी का जो पूरे भारत में है, यानी पूरे भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा है, वो आपका पुष्कर में ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पुष्कर का मेला लगता है। और वहाँ पे पुष्कर नाम से एक तालाब भी है, यहाँ पे इसको झील कह सकते हो, वहीं पे इसका मेला, यहीं पे पुष्कर का मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। तो इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, तो नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, सचिन तेंदुलकर या फिर मेजर ध्यानचंद। तो मैंने अभी आपको इसी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो आपके मेजर ध्यानचंद हैं उनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति वो कौन है, वो आपके सचिन तेंदुलकर है।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2024 में साहित्य अकादमी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव को क्या नाम दिया गया था? तो जो साहित्यिक उत्सव दिल्ली में हुआ था उसका नाम क्या था? साहित्यिक महोत्सव, काव्य उत्सव, साहित्योत्सव या फिर कथा उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? साहित्योत्सव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वैष्णव पिचाई, कनितक शर्मा, यतिन भास्कर या फिर ओम बिरला। तो जो साहित्य राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो हुआ था उसमें प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है आपको यतिन भास्कर दुग्गल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 77वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है आपके अनुसुईया सेनगुप्ता, पायल कपाड़िया, दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट। तो अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है आपका अनुसुईया सेनगुप्ता, जबकि डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है आपका पायल कपाड़िया को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जेट इंजन की खोज निम्न में से किसने की थी? फ्रैंक व्हिटल, निकोलस ओट्टो, सैमुअल ब्राउन या फिर कार्ल वेंस। तो जेट इंजन की खोज करने वाले व्यक्ति थे आपके फ्रैंक व्हिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख तक का मुद्रा ऋण प्रदान करती है? बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तो इसके अंतर्गत आपको 10 लाख तक का लोन आपको मिल जाता है अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? 5, 7, 11 या फिर 15। तो देखिए बात करें बिम्स्टेक की तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका कोलंबो में यानी श्रीलंका में। और इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो वो हैं आपके 7 देश। ठीक है, यानी जो देश आपके बंगाली खाड़ी से लगे हुए हैं वही देश आपके इसमें शामिल हैं। जैसे आपका भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, यानी ये सारे जो देश हैं इसमें नेपाल भी शामिल है। ठीक है, भूटान भी है। तो ये देश आपके बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लिखी है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।